गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 24 तक अच्छे से देख लिया था। ठीक है। तो आज हमारे शीट वन के केवल 3 क्वेश्चन बाकी है, 25, 26 और 27। इसके बाद में हम लोग ज्योमेट्री का शीट 2 चालू करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं, केवल एक छोटा सा कंसेप्ट है हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है वो। आइए हेडिंग डालिए आपने यहाँ पे, नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट। देखिए, अगर आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई क्वेश्चंस वगैरह भेज रहा हूं ना, तो उनको ट्राई करने का सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने जो भी कंसेप्ट सिखाया ना, वो उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर एकदम बेस्ट टाइप के क्वेश्चंस है। अगर इनकेस आपको वो नहीं आते तो मैं उनके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग मेरे साथ में ही ड्राइंग कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ, आप मेरे साथ में यहाँ पर ड्राइंग शुरू कीजिए अपनी, मुझको देखकर। मैंने यहाँ पर 4 पैरेलल लाइंस ली है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी एक मैं खींच देता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन, एक यहाँ पर और एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, जैसे कि ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये यहाँ पर आपके 8 पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे आपकी जो पैरेलल लाइंस है, ये लोग किसी ना किसी पॉइंट्स के ऊपर कट रही हैं। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है। चलिए, अब मैं इनको ना कुछ हेडिंग्स देता हूं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ओके, अगर इसको पैरेलल लाइंस काट रही हैं तो यहाँ पर एक छोटा छोटा लाइन का सेगमेंट बन गया है। ए सी, सी ई, ई जी, बी डी, डी एफ और एफ एच क्या हुआ है, लाइन के सेगमेंट्स बन गए। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया, इसको ब्लैक में रखता हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया ए, और इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, और इसका रख दिया एक्स, इसका रख दिया वाई, और इसका रख दिया जेड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह आता है कि जो रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी के बीच में होगा, वही रेशियो आपका एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड होगा। ये प्रूफ होता है थेल्स थ्योरम से। किससे होता है? थेल्स थ्योरम से ये प्रूफ होता है, क्योंकि ये आगे जाके आप पर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आगे जाके ऊपर मिलता है तो एक ट्रायंगल बनता है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा के हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रूफ आपके पेपर में आने वाला नहीं है। समझ गए? तो आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर ऐसा डायग्राम दिखाई दिया, चाहे वो 4 लाइन हो, 5 लाइन हो, पैरेलल, कुछ मतलब नहीं होगा। अगर ऐसा डायग्राम दिखाई दिया तो यहाँ के लाइन सेगमेंट्स के जो भी रेशियो होंगे, वो यहाँ के लाइन सेगमेंट्स के बराबर में होंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी इट इज इक्वल्स टू एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दिए गए फिगर में पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पैरेलल टू टी यू, एंड इट इज पैरेलल टू वी डब्ल्यू। पैरेलल लाइंस दिया हुआ है और यहाँ पे सबका वैल्यूज दिया हुआ है। तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे ना सिर्फ अगले पेज पे ना डायग्राम लेता हूं, ताकि सिर्फ डायग्राम को सॉल्व करना पड़े हमको। ओके, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा वहां पे छोटा पड़ रहा था। चलिए, वैल्यूज ध्यान से रखना आप लोग, ध्यान ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पी आर की वैल्यू क्या दी थी आपको? पी आर की वैल्यू आपको दी थी 20, आर टी की वैल्यू आपको दी थी 44, 44, और आपको यहाँ पर टीवी की वैल्यू दी थी 32। सही है ना सब? टीवी 32, 44, 20। ठीक है, चलो। और यहाँ पे आपको क्यू डब्ल्यू, मतलब इसका पूरा एक कंबाइन वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको? 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है क्यू एस का मान बताइए। क्यू एस की वैल्यू पूछी गई है आपको। चलिए,
अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मैंने आपको सिंपली बताया था कि जो रेशियो यहाँ का होगा, जो रेशियो यहाँ का होगा वही रेशियो तो यहाँ का भी होगा। तो कुछ नहीं है, पहले ये रेशियो निकाल लो आप लोग। रेशियो कितना मिल जाएगा, 20 रेशियो 44 रेशियो 32 मिल जाएगा आपको। अब इस सब सिर्फ 4 से भाग जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 11 और 8। अब ये 4 से भाग जाने में मेरे को नया रेशियो मिल गया। अब देखो, अब इसका देखो वैल्यूज में अंतर होगा, रेशियो में अंतर नहीं होगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूं 3/9 और 4/12 अलग अलग वैल्यूज है, लेकिन भाग देने के बाद कितने बन जाएगी, ये भी 1/3 बन जाएगा, ये भी 1/3 बन जाएगा। ये वैल्यूज में इक्वल नहीं होंगे लेकिन रेशियो में इक्वल होंगे। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे ये इसका कंसेप्ट है कि ये रेशियो में इक्वल है, वैल्यूज में नहीं है। तो रेशियो तो हमको मिल गया 5 11 8। तो ये रेशियो है इसका 5 यूनिट, इसका है 11 यूनिट और इसका है 8 यूनिट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको रेशियो का मैं एक कमाल का बात बताता हूं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है 12 और नीचे मैंने लिखा है 16। ठीक है। अब इसको एक कॉमन नंबर कौन सा है जो इससे भाग जाएगा, तो इसको 4 काट सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 4। 4 दोनों में कॉमन है, मैंने 4 को के मान लिया, मान लो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3k डिवाइडेड बाय 4k। ठीक है। या फिर मैं इसका रेशियो लिखता रहा हूँ 3/4। मतलब एक कॉमन नंबर ऐसा है जो इस रेशियो के साथ कटेगा, जो इस रेशियो के साथ में कटेगा। जैसे इन दोनों का सम कितना होगा, 12 और 16 का, इसका सम होगा 28। ठीक है। रेशियो का सम कितना है यहाँ पे, 7k, 7 यूनिट में मान लेता हूं। तो 7k अगर देखो रेशियो का सम कितना है यहाँ पे, रेशियो का सम है 7। आपको ये 3/4 ही मिलने वाला है ना। रेशियो में सम है 7, रियल में सम है 28। तो रेशियो जो है वो 28 के बराबर हुआ। एक का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अगर एक का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू 4 तो 3 का वैल्यू 12 और 4 का वैल्यू कितना बन जाएगा, 16। कुछ नहीं करना है, 3 यहाँ पे रखो, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 यहाँ पे रखो और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 12 और 16 रिटर्न मिल गया ना। मतलब क्या है कि रेशियो, अगर रेशियो सारे वैल्यूज का दिया हुआ है तो हम लोग उसको टोटल अमाउंट से इक्वल में रख सकते हैं। देखो रेशियो मैंने ना पहले से सिखा कर रखा है अपने चैनल के ऊपर, आप लोग जाके रेशियो पूरा डीप में पढ़ सकते हो। कुछ मैंने 150 क्वेश्चन के आसपास सिखाया वहां पे। ठीक है। देखिए यहाँ पर तो 5 11 8, 11 और 5 हो गया 16, 16 और 8 कितना हो गया आपका, 24 हो गया। तो 24 रेशियो मतलब 24 यूनिट किसके बराबर है आपका, 24 यूनिट आपका बराबर है 84 सेंटीमीटर के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा आपका बताइए, एक यूनिट किसके बराबर होगा, तो ये आपका बन जाएगा 84/24। ओके। 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 3.5 नहीं मिल जाएगा, 7/2। तो एक यूनिट आपका बराबर होगा से, एक काम करो इसको 7/2 ही रखो। ठीक है। चलो अब आपको निकालना है 5 की वैल्यू। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू कितना, कुछ नहीं करना है, दोनों साइड 5 मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 7/2 तो ये आपका बन जाएगा 2.5। 2.5/7 कितना होता है, 25। 7 जा कितना होता है आपका, 175 होता है और एक पॉइंट है तो 17.5। तो आपका आंसर बन जाएगा 17.5। देखो इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा यहाँ पे क्या करता हूँ मालूम है। आई होप कि आपने सब लिख लिया होगा, मैं यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ। सीधा वाला मेथड देखो, डायरेक्ट मेथड, 11 5 16, 16 8 24, 24 आपका बराबर है 84 के। तो आपका एक बराबर होगा 7/2 के, मतलब एक की वैल्यू हो गई 3.5। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 3.5 × 5, इन शॉर्ट 17.5। ये करना है आपको। वो तो केवल आपको पहली बार में समझ में, मैंने इसलिए आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के दिया, बट एग्जामिनेशन हॉल में तो यही करना है आपको, समझिए, सिर्फ यही। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, दिए गए चित्र में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ई एफ इज पैरेलल टू जी एच। तो यहाँ पे अलग अलग भुजाओं का मान दिया हुआ है। ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, फिगर लेता हूं मैं, क्यू आर का मान दिया हुआ है और कुछ मिसिंग तो नहीं है यहाँ पर।
42, हाँ ये देखो BH का मान 188 सेंटीमीटर है। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे से फिगर लेता हूँ। देखो बच्चों, ज्योमेट्री ना बिल्कुल टफ नहीं है, केवल आपको क्या है ना, मन में इच्छा रहनी चाहिए कि हाँ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ज्योमेट्री बिल्कुल टफ, ये टफ सब्जेक्ट ही नहीं है, सिंपल सब्जेक्ट है। ओके, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। BH दिया हुआ है 188 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 188 सेंटीमीटर। चलिए, फिर क्या दिया हुआ है, AC 42 है, CE 24 है, QR दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है आपसे EG प्लस PQ प्लस DF। ओके, पूछा गया इसने EG प्लस PQ प्लस DF आपसे पूछा गया। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, अब सवाल की गंभीरता को समझना, कोशिश करना समझने की। देखो, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ तो वैल्यूज मिसिंग है ना, कुछ वैल्यूज मिसिंग है, लेकिन बाकी वैल्यूज निकालनी है। तो आपका ध्यान गया कि यहाँ पर, अरे यार 24 से 36 जा रहा है, यहाँ पे एक मतलब हम लोग रेशियो तो निकाल सकते हैं। कैसे मालूम है, रेशियो में जो, क्योंकि एक जो k का मल्टीपल रहता है, जो मैंने बताया आपको, वो तो हर टर्म के पास रहता है ना। अगर रेशियो सबका सेम है, अगर रेशियो सबका सेम है, तो मैं अगर एक कोई भी k का टर्म मल्टीप्लाई करता हूं तो वो सबके साथ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 24 36 बना है, 24 और 36 का रेशियो सेम था, 24 और 36 का रेशियो सेम था, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई तो टर्म मल्टीप्लाई हुआ है। तो 24 36 का कितना गुना है, 24 36 का 1.5 गुना है। कुछ नहीं करना है, 36/24, 24 करना है, तो ये आपको मिल जाएगा 3/2। ये इसका कितना गुना है, इसका 1.5 गुना है। 24 36 का 1.5 गुना है, समझ गए। अगर ये 1.5 गुना है तो जाहिर सी बात है ये भी तो 1.5 गुना होगा, और 42 भी किसी वैल्यू का 1.5 गुना होगा, 42 भी किसी वैल्यू का 1.5 गुना होगा। ओके, तो 42 का 1.5 गुना, ओके, 42 का 1.5 गुना कितना होगा, देख लें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 63 वैल्यूज। तो PQ की वैल्यू 63 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 42 किसका 1.5 गुना है, अब 42 किसका 1.5 गुना है निकालने के लिए तो मेरे को इसको 3/2 नहीं 2/3 से करना पड़ेगा। देखो मैं इसका ना बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो मैंने इसको मान लिया x, ओके, तो x का 1.5 गुना कितना है, 42 है, x निकालना है, तो 42 इंटू 2/3। देख रहे हो, इतना बेसिक चीज है ना, समझनी नहीं चाहिए, आपको खुद सोच लेना चाहिए। चलिए, तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 दूनी 28। ओके, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी, 28 है, 28 सेंटीमीटर। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतनी बेसिक चीजें तो बतानी भी नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा था कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए सीखने की। सब कुछ देखिए मेरा सिखाने का काम है, लेकिन पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यूज मिल गई। अब किसी का भी रेशियो निकाल लो, मैं अगर इसका रेशियो निकालता हूँ, किसका, 42 के साथ, तो 42 24 28 किससे भाग जाएंगे ये लोग, देखिए ये सब आपका भाग जाएगा, कॉमन नंबर सिर्फ 2 है, और बाकी किसी से भाग जाएगा नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए, 21 12 14। चलिए, अब यहाँ पे रेशियो का सम कितना है, यहाँ पे इसका इसका रेशियो का सम यहाँ पे है आपका टोटल 47। ओके, कितना है, 47 है। रियल में रेशियो में 47, रियल में कितना है, 188 सेंटीमीटर। तो 47 इट इज इक्वल्स टू 188 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 47 का 4 गुना कितना होता है, 188 होता है। एक की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, भाग देना है सिर्फ। अगर एक की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो आपके पास क्या क्या है, देखिए आपको EG मिल गया है, आपको PQ मिल गया है, सिर्फ आपको क्या चाहिए अभी, आपको आपको चाहिए DF। ओके, आपको DF चाहिए। DF का रेशियो कितना है, यहाँ पे 12 है ना, तो रेशियो तो 12 है। अगर रेशियो 12 है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 की वैल्यू कितनी बन जाएंगी, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग सबका सम लिख सकते हो, EG प्लस PQ प्लस DF
कितना मिल जाएगा आपको 28 प्लस 63 प्लस आपका यहाँ पे 48, तो इसका टोटल सम कितना मिल जाएगा आपको 139 सेंटीमीटर। ओके, समझ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर है 139 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओके ठीक है, चलिए अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए ऐसे सवाल ना सीडीएस में पूछे जाते हैं, समझ गए? सीडीएस में इस टाइप के क्वेश्चंस का ज्यादा आसार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, अगर आपको नहीं समझ आना बच्चों तो मैं सीधा बोलूंगा याद कर लो। ये इतना मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है कि इसके कंसेप्ट को आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर 2-3 टाइप से ज्यादा सवाल बनने पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए आइए फिर से डायग्राम बनाइए आप लोग मेरे साथ। चलिए अब काम कीजिए, इसके 2 ट्रांसवर्सल लाइन मार दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स का नाम लिख देता हूं मैं। पॉइंट ए बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। ओके, चलिए अब मानिए मैंने बोला कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ए है। ठीक है, ई से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बी है। ओके, और मैं बोल दिया कि मान लीजिए इनके ए सी और सी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एम रेशियो एन दिया हुआ है। ए सी एम है, सी एन है, और इसका और जो रेशियो ये होगा वही रेशियो ये भी होगा, तो एम रेशियो एन। ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी। अगर आपसे सी डी की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप लोग कैसे निकालोगे सी डी की वैल्यू? तो इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए साफ साफ सीधे सीधे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद करना है। प्रूफ करने जाओगे थेल्स थ्योरम से, मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी जब ट्रायंगल टॉपिक आएगा। जब सिमिलैरिटी आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग खुद अपने आप बोलोगे हाँ वो प्रूफ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आप लोग खुद सोचने लगोगे। थोड़ा 20-25 दिन का समय दो अपने आप को, समझ गए? ऐसा मत सोचो कि पहले दिन समझ जाऊंगा, जो चीज डाउट में लग रही है उसको थोड़े समय के लिए याद कर लो, आगे जब आप लोग ट्रायंगल्स में पढ़ोगे तो प्रूफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना वाले मैं आपको n का मल्टीप्लाई करना है a में। ओके, n का मल्टीप्लाई करना है a में। वेट, एक काम करो, सबसे पहले m का मल्टीप्लाई b में करो, क्या मिल जाएगा आपको? m भी मिल जाएगा। फिर प्लस करना है, फिर n का मल्टीप्लाई करना है एक में, अल्टरनेट का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे n का मल्टीप्लाई a में करना है और डिवाइड करना है दोनों रेशियो के सम से m प्लस n। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी सी डी की वैल्यू। समझ गए? इतना सा कंसेप्ट है, इतनी सी बात है, इतना याद कर लो और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा है। समझ गए? बीच वाले लाइन का वैल्यू कितना होगा? एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ओके, अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फॉर्मूला ध्यान से देख लो, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 टाइप में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं डायग्राम ले लेता हूं, पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लू मैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। यदि भुजा ए बी का मान 29 सेंटीमीटर है और ई एफ का 57 सेंटीमीटर है, तो ए सी इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू सी। तो भुजा बी डी और डी एफ से x सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे ना डायग्राम में यहीं पे निकालता हूं मैं। देखो ध्यान से समझना आप लोग। चलिए देखिए सवाल में क्या दिया गया है। ए बी का मान दिया गया है 29 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में ई एफ का मान दिया गया है 57 सेंटीमीटर। चलिए फिर उसके बाद क्या बोला गया है? ए सी इज इक्वल्स टू 3/4 सी। मैं काम करता हूँ, सी को नीचे ले आता हूँ, तो ए सी और सी का रेशियो मिल गया, और वहां भी रेशियो होता है एम रेशियो एन। तो यहाँ पे ए सी का मान यहाँ पे कितना है? ए सी का मान है 3 यूनिट। देखो जिसको मैंने ऐसे बंद किया मतलब वो रेशियो की वैल्यू है, सर्कल में बंद किया तो। ठीक है,
और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है 3/4। देखो अगर दोनों वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर दोनों वैल्यू एक दूसरे को काट नहीं पा रही है, तो आप समझ जाओ कि ये उसका अब रेशो दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर AC इक्वल्स टू 12/16 इंटू सी दिया होता, तो 12 और 16 का क्या होता है, 12 और 16 आपस में कटते हैं, तो उसको काट के रेशियो लाना पड़ता। ठीक है, रेशियो में ये चीज रहता है कि एक भी फैक्टर कॉमन नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, कि वो लोग किसी भी एक नंबर से तो बिल्कुल नहीं कटने वाले, चाहे वो 3 हो 4 हो, 3 4 रेशियो दिया तो एक नंबर से नहीं कटेंगे वो लोग। ठीक है, चलिए, तो 3 और 4 दिया हुआ है। ओके, आपको अब यहाँ पे बोला गया है, देखो अब यहाँ पे ना एग्जामिनर ने बड़ा मस्त आपके सामने गेम खेला है। ओके, बोला है भुजा डीएफ से x सेंटीमीटर कम है। देखो भुजा डीएफ से x सेंटीमीटर कम है, इसका कोई यूज ही नहीं था, इसका कोई यूज ही नहीं था। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लाइन दिया गया है कि बच्चा इस लाइन में फंस जाए। समझ गए, कुछ नहीं है भाई। इसका भी तो रेशियो 3/4 होगा। भुजा बीडी डीएफ से कम ही तो है, बोल के क्या बता रहे हो, कुछ मतलब थोड़ी ना बोल के। समझ गए। अब फिर क्या पूछा गया, भुजा सीडी का मान क्या होगा, सीडी का मान पूछा गया है, फॉर्मूला लगाओ खत्म करो। सीडी इक्वल्स टू, देखो 29 इंटू 4 होगा। ओके, और 57 इंटू 3 होगा। तो 29 इंटू 4 कितना मिल जाएगा आपको, 29 इंटू 4 आपको मिल जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 कैरी, कैरी का 3, 4 दूनी 8 3 11, ये 116 मिल जाएगा। फिर 57 इंटू 3 कितना मिल जाएगा आपका, 7×21, कैरी का 2, 5×15 17, 171। मन में ही मल्टीप्लाई किया करो यार, अब वहां पे मल्टीप्लाई करने भी मत लगना तुम लोग। थोड़ा अपने कैलकुलेशन को बढ़ाओ, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है ना, गाड़ी का नंबर देखो, जैसे आप अगर रोड पे चल रहे हो, किसी भी बाइक का नंबर देखा, सारे नंबर्स को जोड़ दो। मतलब अगर 4 नंबर है तो पीछे के दो दो नंबर को आगे के दो नंबर से माइंड में माइनस कर लो। फिर उसके बाद में पीछे के एक नंबर को बाकी के 3 नंबर से माइनस कर लो, उसी नंबर को भाग दो। अगर आप लोग सड़क पर चलते हुए भी ये सब सोचोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। मैं अपनी बात अब बताता हूँ आपको। पहले ये मैं क्वेश्चन निकालू, ठीक है। देखो 3+4 कितना होगा आपका, 7 होगा। तो 116 पर 116 प्लस 171 बन जाएगा आपका 287। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 287 प्लस 7, 41 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो अब मैं आपको ना अपनी बात बताता हूँ। जब मैं क्लास 11 में था ना, मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, सतीश मिश्रा उनका नाम था। ओके, तो वो सर हम लोग को यही सब करने के लिए बोलते थे। मैं जब कॉलेज से निकलता था ना, मेरे कॉलेज से लेके मेरे घर तक का जो सफर था, अप्रोक्सीमेट मेरे को 30 मिनट्स लगते थे बाय फुट। पैदल 30 मिनट मेरे को लगा करते थे। ठीक है, तो 30 मिनट में, जैसे कि मेरा साइंस था बैकग्राउंड, तो हम लोग को डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर रहते थे। तो मैं निकलने के पहले क्या करता था मालूम है, मैं निकलने के पहले एक छोटे से पेज पे कोई एक क्वेश्चन लिख लूंगा। क्वेश्चन लिखने के बाद में ना, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपने माइंड में सोचता हुआ चलूंगा, पूरा सॉल्यूशन सोचने के बाद में। क्योंकि शुरुआत में 30 40 मिनट एक क्वेश्चन के लिए लगता ही है, सोचने के बाद में मैं वही सॉल्यूशन अपना उस पेज पे लिख दूंगा जो मेरे जेब में होगा। उसके बाद में मैं घर जाके उसका आंसर मैच करता हूँ, क्या वो आंसर मेरा राइट था, क्या मैंने जो सोचा वो सही था। अगर गलती तो मैं देखता था गलती कहां पर है। समझ गए, इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ता है। आपको ट्राई करना शुरू करना चाहिए। समझ गए, चलिए अब आते हैं, यही सेम क्वेश्चन ना मैं अभी आपको दूसरे टाइप में करके दिखाता हूं। एक तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड, ओके, एक तो हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड। ओके, चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे टाइप में दिखाता हूं आपको। आइए, जैसे देखिए कि ये आपका 3 दिया हुआ था, नहीं दूसरा रंग लेता हूं मैं। ये आपका 3 यूनिट दिया हुआ था, ये आपका 4 यूनिट दिया हुआ था। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद में ये आपका 29 दिया हुआ था, और ये आपका 57 दिया हुआ था, और आपको सीडी निकालना है। अब आइए कॉमन सी बात पे आई, देख रहे हो 29 से 57 पे गया, मतलब लेंथ बढ़ रहा है, मतलब लेंथ बढ़ रहा है, मतलब जो सीडी की वैल्यू होगी वो 29 से तो बड़ी होगी, पक्का है ये। और यहाँ पे सारा वैल्यू 29 से बढ़ा दिया हुआ है। चलो
और वैल्यू 57 से कम होगी, ये भी यहाँ पे चलो सारा ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको क्या देखना है मालूम है, ये 29 से 57 तक कितना डिस्टेंस है। 29 को 50, अगर आप 29 से चलना शुरू करते हो तो 57 तक आने में आपको 28 सेंटीमीटर टोटल चलना पड़ेगा। ओके, तब आप जाके कहीं 57 सेंटीमीटर तक पहुंचोगे। अब आप 57 सेंटीमीटर तक पहुंचे, कितना, 28 सेंटीमीटर चल के आप रेशियो में कितना चले, अगर आप एक पे खड़े हो, रेशियो तक यहां पे आ गए हो, तो 1 से 3 आए, फिर 3 से और 4 स्टेप आप लोग आगे आए, मतलब आप लोग रेशियो में 7 यूनिट चले हो। ओके, रेशियो में आप लोग 7 यूनिट चले हो, मतलब 7 किसके बराबर है, 28 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब एक का मान क्या है आपका, एक का मान है आपका 4 सेंटीमीटर, 7 चौक 28। अब ध्यान से देखना, आपको 29 से सीडी तक जाना है, तो आप लोग कितना स्टेप्स चले हो, 3 स्टेप्स चले हो ना, तो 3 का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप मतलब 4 सेंटीमीटर है, तो 3 स्टेप मतलब 12 सेंटीमीटर है। मतलब आप लोग और 12 सेंटीमीटर अगर चलते हो तो सीडी तक पहुंचोगे। तो 29 प्लस 12 कितना बन जाएगा ये आपका, 41 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ये कॉमन सा ट्रिक है, इसको देखो ट्रिक कुछ नहीं होता, कंसेप्ट को ना केवल थोड़ा सा कस्टमाइज करके आपको दिखाया जाता है, तो बच्चों को लगता है ट्रिक है। ट्रिक ट्रिक से कुछ नहीं होता। मार्केट में ट्रिक्स की कितनी बुक्स पड़ी है, वो सब बेकार की बुक्स है, भले ही ट्रिक्स को रट लो चाट लो कुछ लो। देखो, मैथमेटिक्स सिखाने का एक अपना ही अलग वे होता है, और उस रूप में कोई बुक लिखना अभी तक तो मुश्किल है, क्योंकि अगर एक एक बात बुक में लिखी जाए तो बुक एक बन जाएगा ग्रंथ, जिसको बच्चा कभी पढ़ेगा नहीं। समझ गए? तो इसीलिए मैथ्स पढ़ने के लिए एक टीचर की नीड पड़ती है। वो अलग बात है कि भाई रामानुजन जैसे लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने बिना किसी टीचर के सब कुछ मैथ्स पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक से मैथ्स पढ़ने जाओगे तो आप लोग वहां पे बुक से मैथ्स कभी नहीं पढ़ पाओगे, बुक की लैंग्वेज ही ऐसी रहती है। समझ गए आप लोग? चलिए, तो यहाँ पे आपका शीट 2 पूरा का पूरा खत्म, शीट 1 खत्म होता है। लाइंस एंड एंगल्स के जितने भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं बनाने के लिए बना लो। सीडीएस के पीवाईक्यूज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और अगर कुछ डाउट्स वगैरह पूछने ना आपको, तो आप आके ग्रुप में डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। अगर मुझे टाइम मिलता है, देखो ये सिखाना मेरा फुल टाइम वर्क नहीं है बिल्कुल भी, ये तो मेरे को सिखाना अच्छा लगता है। मैं टीचिंग फील्ड में पहले था, तो बच्चे बोलते हैं सर आप सिखाओ, हम लोग आपको आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ऑनलाइन आके सिखाता हूँ। मैं फुल टाइम में एक डेटा एनालिस्ट हूँ। ठीक है, डेटा एनालिस्ट का मेरा खुद का एक जॉब है, बट मेरे को टीचिंग ज्यादा अच्छा लगता है। अगर इन केस इन फ्यूचर मेरे पास ज्यादा बच्चे आते हैं तो मैं खुद का एक इंस्टीट्यूट या एप्लीकेशन के बारे में सोचूंगा जहां पे आप लोग आगे पढ़ सकते हो। बट स्टिल मैं अभी यूट्यूब पे ही हूँ, और यूट्यूब पे मैं पूरा सिलेबस करवा के ही जाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो जो इस साल के बच्चे हैं उनको तो पूरा सिलेबस मिलने वाला है, और जो आगे आने वाला टाइम है उनको ही पूरा सिलेबस जरूर मिलेगा। चलिए, आइए अब चलते हैं अपने ज्योमेट्री के शीट 2 पे शुभारंभ के ऊपर। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है, देखो, कॉमन सी बात क्या है, जो ज्योमेट्री का शीट 2 मैंने आपके लिए रखा है ना, उसमें जितने भी सवाल मैंने डाले, उसमें जितने भी सवाल मैंने डाले हैं यहाँ पर, देखो, एक ट्रायंगल है, और किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, बाकी दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। जैसे ये अगर थीटा है और ये अल्फा है, तो ये आपका थीटा प्लस अल्फा होगा। बस इसी कंसेप्ट पे पूरा आपका शीट 2 टिका हुआ है, और इसी कंसेप्ट पे एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, यहाँ तक कि कैट। देखो, अगर आपको कैट के क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं ना, लाइंस एंड एंगल्स वाले, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक तो नक्की करना पड़ेगा, और अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए ना कैट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आऊंगा, क्योंकि अगर मैं इतनी एफर्ट डाल रहा हूं आपके लिए, तो आपको भी एफर्ट डालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करके बोलते हो सर हमको समझ में आया, हमको एकदम ठीक लगा, तो मेरे को लगता है कि हाँ मेरा सिखाना वर्थ इट है। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देख के जा रहे हो, तो मेरा आपसे कनेक्ट होने का एक ही ऑप्शन है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर आपका वो नीचे का कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हो तो उसको बाकी बच्चे भी देखते हैं ना। अगर आपको सच में समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताया करो। ठीक है, चलिए,
तो आइए ज्योमेट्री की शीट 2 पे जाते हैं। तो शीट 2 लगवाता हूं मैं, मतलब लगाता हूं मैं, कहाँ गया मेरा माउस। चलो शीट 2, सब क्वेश्चंस तैयार है। देखो शीट 2 में ना कुछ लगभग 80 क्वेश्चंस है। देखो सारे शीट की टाइपिंग वगैरह मेरे को खुद से करनी पड़ती है, तो इसलिए जितना भी होता है मैं उतने डेली का डेली टाइपिंग करता हूं। तो आपको शीट 2 की पीडीएफ ना दोपहर तक मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि लगभग 80 क्वेश्चन शायद उसके अंदर मैंने टाइप किए हुए हैं। ठीक है, चलिए चलो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो देखो, सीपीओ 2022 चालू है और अब भी 10 दिन पहले दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है। सेम लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 के दिल्ली पुलिस के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए, एसएससी ने जितने भी पेपर लिए सबका पेपर, सीडीएस के 2022 के सारे सवाल। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं सीडीएस के सेपरेटली सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। ओके, मतलब सारे एग्जाम्स के कंबाइन होंगे, एचएससी सीजीएल, सीएचएचएल, सीपीओ, सीडीएस, यूपीएसआई, एमटीएस, जीडी, कंबाइन एक लेक्चर बनेगा जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर होंगे। क्योंकि अगर आप लोग कंबाइन पढ़ के जाते हो ना, तो किसी एग्जाम का आपसे छूटेगा नहीं कोई भी सवाल। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है। ओके, ये एक आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, तीसरे दो कोण बराबर है और तीसरे कोण का माप 70 डिग्री है। ठीक है, तो प्रत्येक अज्ञात कोण की माप क्या है। मान लो ये आपका कितना है, 70 डिग्री है। ओके, और उसने बोला है दो कोण बराबर है, एक कोण दिया हुआ और दो कोण, दो एंगल बराबर है। अब दो एंगल बराबर कब होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होते हैं। अगर ये 70 है तो बचा हुआ एंगल कितना है, 180 110 डिग्री है ना, क्योंकि टोटल सम तो 180 होता है। अगर ये 110 है तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटना है, तो ये आपका 55 डिग्री बनेगा, ये आपको 55 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके लिए पेन उठाना ही नहीं था, इसके लिए पेन महाशय को उठाना ही नहीं था। मुंह देखो, धीरे धीरे जैसे 20-25 दिन बीतेंगे ना, मैं क्वेश्चन के स्टेप्स लिखना छोड़ दिया करूंगा, क्योंकि आप लोगों को माइंड में सोचने की हैबिट डालनी, क्योंकि जब तक मैं स्टेप्स नहीं काटूंगा ना, तब तक आप लोग भी स्टेप्स काटना नहीं सीखोगे। और पेपर में स्टेप्स काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 2 घंटे के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आइए चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, देखिए दिया गया है, एक त्रिभुज के कोणों के माप का अनुपात 3:4:8 है। चलो, यहाँ पे एंगल रेशियो दिया गया है। ओके, तो इसके पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दिया जाए ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। देखो, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना हो, जैसे मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, छोटा सा बनाता हूँ। एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए बी सी। अब एक बात बताइए, मैंने मान लो आपको दिया है यूनिट्स। ओके, मैंने आपको दिया है एंगल का रेशियो, मैंने आपको दिया है एंगल रेशियो दिया है मैंने। ठीक है, एंगल रेशियो मैंने दिया है 3:4:2। 3:4:2 मैंने आपको एंगल का रेशियो दिया हुआ है। ओके, चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि एक एक एंगल कितना है, ये रेशियो में कितना है। देखिए 4 3 7 2 9, रियल में कितना होता है इसका सम, 180 डिग्री होता है। एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है ना, एंगल्स का रियल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब एक का मान कितना है यहाँ पे 20 डिग्री है। एक का मान अगर 20 डिग्री है तो 3 आपका 60 डिग्री होगा, 4 आपका 104 आपका कितना होगा 80 डिग्री होगा। ओके, और 2 आपका कितना होगा, 2 आपका 40 डिग्री होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोगों को भर देना है सारे वैल्यूज, 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री। ठीक है, चलिए, अब मानिए मैंने ये सब नहीं दिया होता, मानिए मैंने ये सब नहीं दिया होता और आपसे सीधा पूछ लेता, और आपसे मैं सीधा पूछ लेता कि बताइए सबसे बड़े एंगल की वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ा एंगल। तो रेशियो में जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा
वही एंगल भी सबसे बड़ा होगा आपका, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालते हैं, 80 डिग्री, खत्म। यही है। अब यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं है कि एक का मान निकाला तो सब में बाय स्टेप वैल्यू आप लोग रखते गए, फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए सबसे छोटा एंगल क्या, तब देखोगे अरे हाँ यार 40 डिग्री है। ऐसा नहीं करना है। सवाल कैसा भी आए, रेशियो को रेशियो में ही निपटा देना है, उसको रियल में सॉल्व करना ही नहीं है। जैसे कि ये वाला सवाल देखिए आप लोग, क्या बोला गया है, एक त्रिभुज के कोणों का माप का अनुपात 3:4:8 दिया गया। 3:4:8 दिया गया, एंगल का रेशियो है। कितना सम है इस रेशियो का, 8 4 12, 12 3 15, ओके, 15 इसका सम है। तो तीनों कोणों में सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, सबसे छोटा कोण, रेशियो में सबसे छोटा कोण है 3 है, जाहिर सी बात है सबसे छोटा वैल्यू भी 3 ही होगा। तो 15 का मान कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा, क्योंकि रियल में सम तो 180 डिग्री होता है। तो एक का मान कितना बन जाएगा, 12 डिग्री बन जाएगा ना। 180 को 15 से भाग दोगे तो 3 का मान कितना मिल जाएगा, 12 3 36 डिग्री। खत्म सवाल, सवाल खत्म, पैसा हजम, टाटा बाय बाय। समझ गए आप लोग। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टार्टिंग में इजी इजी मिलेंगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय आपका बदलेगा ना, तब आपको टफ सवाल में दिखाऊंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी त्रिभुज के कोणों का माप 8x-15 डिग्री, 6x-11 डिग्री और 4x-10 डिग्री है। तो x का मान क्या है, सीपीओ 2022 का सवाल है ये, ठीक है। चलिए x का मान बताना है आपको। आइए यहाँ पर, तो आप लोगों को कोणों का माप दिया हुआ है, आपको मालूम है कि इनका सम 180 डिग्री होता है, तो इनको जोड़ लो ना। देखो अब इसको ना लिखना नहीं है कि 8x-15 प्लस 6x-11 प्लस 4x-10 बराबर 180 डिग्री। लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट यहीं पे जोड़ो। 8 6 14, 14 और 4 18, कितना मिल जाएगा आपको, 18x। फिर तीनों माइनस है तो माइनस, देखो 15 और 11 कितना होगा आपका, 26 होगा, 26 और 10 आपका 36 होगा, बराबर 180 डिग्री। खत्म, इतना ही करना है। ओके, अब एक काम करो, सबको 18 से भाग दे दो, ये भाग जाएगा तो 18 बचेगा, 18 दूना 36 होगा, ये आपका 10 डिग्री बच जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 12 डिग्री आ गया। सॉल्यूशन को जितना हो इजी बनाओ, इजी, समझ गए आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, नंबर चौथा, चलिए सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। एक त्रिभुज के सभी कोणों के मान पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स मतलब पॉइंट में डायरेक्ट सीधा सीधा नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर्स। इनमें से कौन सा एंगल का रेशियो नहीं बन सकता। देखो एंगल का रेशियो जो भी बनेगा वो 180 डिग्री को पूरा पूरा काटेगा, वो 180 डिग्री को पूरा पूरा काटेगा, तभी वो एंगल्स का रेशियो बन सकता है। अगर रेशियो का सम 180 डिग्री को काट रहा है तो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा एंगल का, वो आपके ट्रायंगल के एंगल का रेशियो बन सकता है। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 180 को भाग देगा। चलिए ये आंसर नहीं है। 7 5 12 6 18, ये भी 180 को भाग देगा। 5 4 9 3 12, 12 भी 180 को भाग देगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 180 को भाग नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 21 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द 180। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, तीनों कोणों में सबसे बड़े कोण का माप क्या है। ओके, चलिए वैसे तो क्वेश्चन आप लोग वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसके देखो ये क्वेश्चन तो, ये जो मैंने कंसेप्ट अभी आपको बताया ना, इससे भी होगा, लेकिन इसके बाद एक और कंसेप्ट, क्योंकि इसके बाद अब सारे क्वेश्चंस वैसे ही है। चलिए तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं वो वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलिए तो ये मैंने यहाँ पे लिया एक एक्यूट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, डाल लो यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, फिर इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है ये वाला फिगर। काम करता हूँ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ना खुद से ड्रॉ ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इसमें दिया हुआ नहीं होता, नहीं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। चलिए, ए बी सी, देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, अगर ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, देखो आपको नाम पूरा पूरा निकला है, भले मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा पूरा नोट्स में नाम लिखना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल दिया गया है या फिर आपको वैल्यूज दी गई और आपको पहचानना है कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि कौन सा ट्रायंगल है, तो एक याद रखना कि उसके सबसे बड़े कोण की वैल्यू, मैंने माना कि ये सबसे बड़ा है, मैंने माना क्योंकि वहां पे आपको वैल्यूज तो दिया हुआ था, आप लोग पहचान जाओगे। अगर ये मैंने माना कि ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े कोण की वैल्यू क्या होगी, बाकी दोनों कोण के एंगल के सम से छोटी होगी। समझ गए, सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से छोटी होगी, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। प्रॉपर्टी है, याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सबसे बड़े कोण की वैल्यू, सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी दोनों कोण के सम से बराबर होगी, बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगी, तो आपका क्या होगा, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सबसे बड़े कोण की वैल्यू, मैंने देखो एंगल में क्या होता है, जो एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी, ओके। ये याद रखना, एंगल जितना बड़ा साइड उतनी बड़ी, ओके, क्योंकि एंगल और साइड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एंगल बढ़ेगा तो साइड की लेंथ भी बढ़ेगी, ओके, साइड लेंथ। चलिए, तो अगर सबसे बड़े एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ी होगी, ये तीसरा प्रॉपर्टी है। एक्यूट में क्या होता है, सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल की सम से छोटी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर होगी, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ी होगी। समझ गए आप लोग। एग्जाम्पल दूं मैं इसके ऊपर, चलिए एग्जाम्पल लीजिए। तो मैंने आपको एंगल का रेशियो दिया, आप लोग मेरे साथ में सॉल्व कीजिए, ठीक है। एंगल का रेशियो दिया मैंने आपको 11, 17 और 25 दिया। अब यहाँ पे आपको बताने की ये कौन सा ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो कुछ नहीं कर रहा, जो सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है 25, 25 को यहाँ पे लिखो, फिर बाकी दोनों रेशियो का सम कर दो, तो 11 प्लस 27 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 25 से छोटी होगी, ओके, सॉरी 11 प्लस 17 की वैल्यू 25 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एंगल था वो क्या हो गया, आपका छोटा हो गया। तो ये क्या है आपका, ये है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है आपका, ये आपका है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, देखो हिंदी पढ़ने वाले छात्र भी लिखते रहो, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समझ गए। चलिए, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो। चलिए, अभी अगला एग्जांपल लिखिए आप लोग। मैंने आपको एंगल का रेशियो दिया 30, 35 और 60। चलिए, तो जो सबसे बड़ा रेशियो है यहाँ पे 60, वो 23 प्लस 37 की क्या है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। बराबर होगा तो क्या आएगा यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए आप लोग, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन लिया था कि नहीं लिया था, नहीं लिया था ना। चलो, कौन सा क्वेश्चन तक हुआ अपना, 4 तक हो गया। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, वैल्यूज देखो, क्या है यहाँ पर, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 6, तो इन तीनों कोणों में सबसे बड़े कोण का मान क्या है। चलो, 2a इक्वल्स टू 3b
इक्वल्स टू 6c। देखो अब मैं एक एक चीज आपको बताने वाला नहीं हूं कि आप लोग इसको बराबर के मानो, तो के का मान k/2, k/3 और k/6 होगा, फिर एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल भी नहीं। एक कॉमन सा ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप लोग याद रख लो। अगर कभी ऐसा मिले तो आपको अगर उनका रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे भाग भाग जाएगा, ये 6 नंबर सबको काट सकता है। तो 2 को 6 से भाग दीजिए, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 को 6 से भाग दीजिए, 2 मिल जाएगा। और 6 को 6 से भाग दीजिए, 1 मिल जाएगा। ये एबीसी का रेशियो मिल गया आपको। अब यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़े कोण का माप क्या है। अब एक तो आप लोग इसको एक काम करो, 180 डिग्री के बराबर करो, फिर सॉल्व करो, कोई मतलब नहीं होगा। समझ गए, कोई मतलब नहीं होगा। सबसे बड़ा कोण यहाँ पे देखिए जो 3 है, वो इन दोनों के सम के बराबर है आपका। तो ये आपको जाहिर सी बात है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण होता है। समझ गए, क्योंकि बाकी दोनों कोण का सम 90 डिग्री होगा, लेकिन ये अकेला 90 डिग्री होता है राइट एंगल में। समझ गए, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आपको इतना भी नहीं सूझ रहा लेकिन एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो आपका क्या बोला है, सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा रेशियो तो 3 है, मतलब आपका जो भी आंसर होगा वो 3 से भाग जाने वाला होगा। 170 3 से भाग नहीं जाता, 80 3 से भाग नहीं जाता, मतलब आपका आंसर बी होगा या फिर सी होगा। आप लोग दो ऑप्शन तो एलिमिनेशन से तुरंत ही निकाल दोगे, बी और सी में कंफ्यूज रहोगे तो उसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में चल, देखो कोई भी डाउट हो ना तो व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए, क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 59:32:91, देन दैट टाइप ऑफ द ट्रायंगल। रेशियो दिया हुआ है 59:32:91, कुछ नहीं करना है, 91 यहां लिखो। 59 प्लस 32 कितना होता है आपका, 9 2 11, कैरी का 1, 5 3 8 1 9, बराबर आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर कहे इतना सॉल्व करना, पेपर में लिखना ही नहीं है ना, जोड़ जाड़ के खत्म करो यार, खत्म बात। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। चलो क्या बोला गया है, ये देखो, ये क्वेश्चन आपका सीपीयू 2022 का है। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 18 31 43 है, तो त्रिभुज का प्रकार क्या है। 43 यहां लिखो, सबसे बड़ा कोण है। फिर 8 1 9 और 3 1 4, तो सम कितना आया, सम सबसे बड़े एंगल से बड़ा आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्यूट एंगल बन जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटा हो गया है। 43 क्या हो गया है, 43 18 प्लस 31 से छोटा हो गया, तो ये क्या आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल क्या दिया गया, यहाँ पे आपको दो एंगल्स दिए गए, वो भी कौन कौन से दिए गए देखिए। आपको 62 डिग्री दिया गया है, 110 डिग्री दिया गया, और पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया कि एंगल बीएसी का मान, मतलब ए का मान पूछा गया है। भाई इन दोनों का सम भी तो 110 होगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी ना यहाँ पे, इन दोनों का सम ही तो 110 होगा। तो बताइए 62 में ऐसा क्या जोड़ू कि 110 बन जाए, 62 में 48 जोड़ूंगा तभी तो 110 बनेगा, या फिर 110 में से 62 माइनस कर दो तो भी 48 डिग्री मिल जाएगा आपको, क्योंकि 110 तो 62 प्लस 48 ही होगा, यहाँ पे 62 दिया है, बाकी 48, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, इसको ना यहीं पर रखता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन बोला गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर, कैसा भी ट्रायंगल बना रहे हो क्या, चलो ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या बोला गया यहाँ पर, इसको भुजा एस तक बढ़ाया जाता है, ओके, पी
क्यू आर, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है। क्यू आर को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। क्यू आर को मैंने बढ़ा दिया पॉइंट एस तक, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, पी आर एस का मान दिया गया है 104 डिग्री। चलो, फिर आर क्यू पी, ओके। वेट, यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिसिंग है। हाँ, यहाँ पे एक काम करो, 3/5 लिखो। शायद प्रिंट मारते वक्त ये निकल गया होगा, क्योंकि मैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर में इसको टाइप नहीं करता हूँ ना, शायद इसलिए वैल्यूज निकल जाते हैं थोड़े थोड़े। थोड़े नहीं, यही एक निकला है अभी तक, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको देखो, हम लोग ना हमेशा बीच वाला एंगल लेते हैं। तो एंगल Q इट इज इक्वल्स टू 3/5 एंगल P। तो एंगल Q बटा एंगल P का मान दिया गया आपको 3/5 दिया गया, ठीक है। तो एंगल Q आपको कितना दिया गया, तीन यूनिट दिया गया, ठीक है। वो आपका रेशियो है, ठीक है, 3 यूनिट दिया गया और ये आपका 5 यूनिट दिया गया। अब यहाँ पे 3 और 5 यूनिट मतलब 8 यूनिट, तो इसका सम होगा ना एक्सटीरियर एंगल का। तो क्या बोला गया, क्यूपीआर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, क्यूपीआर का। क्यूपीआर, क्यूपीआर का यूनिट मेरा 5 है, मतलब आंसर मेरा 5 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही निकल जाएगा धक्का खा के, भाई चल तो निकल, तो 5 का मल्टीपल नहीं है। फिर बच जाएंगे 3 ऑप्शन, तो भी कंफ्यूज है हम लोग। चलो, तो इसको सॉल्व सॉल्व कर देना। 8 किसके बराबर है, 8 बराबर है 104 डिग्री के। 8 104 डिग्री के बराबर है, तो एक का मान कितना होगा, 8 एकम 8, 8 3 24, 13 डिग्री। तो 5 का मान पूछा गया है, 13 पचे 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, 65 डिग्री। समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन बड़ा दमदार है यार, मेंस का पूछा हुआ सवाल है, मेंस 2019, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, ये मेंस में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेन ट्रायंगल एबीसी, ए माइनस बी इज 33 डिग्री। क्या लिखा है, ए माइनस बी इज 33 डिग्री, बी माइनस सी इज 18 डिग्री, बी माइनस सी इज 18 डिग्री। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल बताना है। देखो, सबसे छोटे और सबसे बड़े एंगल्स का सम मेरे को जोड़ निकालना है। अगर a माइनस बी हुआ और आंसर पॉजिटिव है, मतलब मेरा जो एंगल a है वो b से बड़ा होगा, तभी तो आंसर पॉजिटिव में निकला है। अगर b में से c माइनस हुआ, मतलब b मेरा बड़ा है ना, तभी तो आंसर पॉजिटिव है। तो a इज ग्रेटर देन b एज b इज ग्रेटर देन c। तो कंबाइन करने से क्या मालूम पड़ता है, a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन c। तो सबसे बड़ा एंगल a है और सबसे छोटा एंगल c है। तो मुझको निकालना है a प्लस c का मान कितना होगा। समझ गए, ये मुझको निकालना है। चलिए, और मुझको गिवन क्या हुआ यहाँ पे, a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c। चलिए, अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी और होती है। क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है। चलिए, अब आपको देखा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना आपको बहुत मिलेंगे। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, कुछ कुछ मेथड बहुत लंबे बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तीनों इक्वेशन को देखो, तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें b है, इसमें b है, इसमें b है। b का टर्म तीनों में है, b का टर्म तीनों में कॉमन है। तो एक काम करो, पूरे इक्वेशन को b में चेंज कर लो। a का वैल्यू मैं अगर यहां से निकाल दो तो क्या मिल जाएगा मेरे को, b प्लस 33। ओके, मैं इसके अंदर सबका वैल्यू पुट कर रहा हूं। ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, बी प्लस 33 फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर बी तो मेरा दिया हुआ ही है, प्लस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां से, सी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी बी माइनस 18। कितना मिल जाएगा, सी को यहां पे भेजो, 18 यहां पे लाओ, तो बी माइनस 18 एंड इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ पर बी 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 कितना बन जाएगा, 3b बन जाएगा। 38 में से 18 गया तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, 38 नहीं, 33 में से 18 गया तो आपको कितना बचेगा, आपका बच जाएगा यहाँ पर 15। ओके, तो ये 180 डिग्री। तो 3b बराबर 180 माइनस 15 कितना, 165 होगा। तो b का मान कितना मिल जाएगा आपको, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 55 डिग्री b का मान होगा। b का मान यहाँ पे पुट करो। ओके,
तो उससे आपको ए का मान मिल जाएगा। एक काम करो, पुट मत करो, खत्म मत, बी का वैल्यू सीधा यहाँ पे पुट कर दो, ए प्लस सी लिखो, बी को वो वहां पे भेज दो, 180 डिग्री माइनस का बी, बी यहाँ पे माइनस कर दो, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री कितना मिल जाएगा आपको, 125 डिग्री। देखो अगर 180 माइनस 55 करके आपको दिमाग में माइनस भी नहीं जम रहा है ना, सिंपल सा ट्रिक लगाओ, देखो ये 180 है, ये 55 है, जीरो दिख रहा है, जीरो को जीरो में से 5 माइनस करूंगा तो जीरो मेरा 10 बन जाता है। तो मेरा आंसर कुछ भी हो लेकिन उसका अंतिम डिजिट 5 होगा। किसका 5 है, केवल बी का, खत्म बात, सॉल्व ही मत करो, पूरा करना ही नहीं है सॉल्व, समझ गए? दिमाग दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, एक्सरसाइज करो डेली ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, आइए इसके पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका जो मुझे आपको बताना है। चलिए मैं आपको ना एकदम मतलब बोलते हैं नौसिखिया समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ओके, समांतर श्रेणी, इसको क्या लिखो, छोड़ो, समांतर श्रेणी। चलिए देखिए एपी क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई एक ऐसी वैल्यू दी गई है जिसके बीच में डिफरेंस बराबर का हो, जैसे 2 4 6, 2 का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है, गैप बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे मैं बोल दूं यहाँ पे 3 6 9, 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो ऐसी सीरीज आपकी क्या होती है, समांतर श्रेणी में आती है। तो आपको यहाँ पे ना एक चीज नोट करके लिखनी है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। लिखिए यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, ओके, मतलब 3 लगातार समांतर श्रेणियां, ओके, 3 कॉन्जिक्यूटिव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, और पेयर्स लिख सकते हो, पेयर्स, ठीक है, 3 समांतर श्रेणी वाले लगातार पेयर। तो एक तो यहाँ पे ए आएगा, एक ए प्लस डी आएगा, और एक ए माइनस डी आएगा। एक तो ये होता है और एक ये होता है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। गैप कितना है, डी का गैप है, ओके, डी ज्यादा है, और ये भी इससे डी ही ज्यादा है। यहाँ पे गैप कितना है देखिए, अगर आप डी जोड़ते हैं तो ए निकल जाएगा, तो डी का गैप है, अगर आप डी जोड़ते हैं तो ए प्लस डी आएगा, डी का गैप है, समझ गए? दोनों में डी का ही गैप है, लेकिन सिंपल आपका ये वाला है क्योंकि आप लोग जब इसको जोड़ेंगे तो डी और डी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें डी कैंसिल नहीं होता, इसमें एक इक्वेशन के बाद एक इक्वेशन और बनता है, फिर बनता जाता है, तो इसलिए आपको ये लेना ही नहीं है, इसको निकाल दो, समझ गए? चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर उसके एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मिडल वाला एंगल ऑलवेज आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे ना इसको मिडल एंगल लिख देता हूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मिडल एंगल, ओके, मिडल एंगल ऑलवेज आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री की होगा, एक काम कीजिए, इसको जोड़िए, कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको जोड़ने पे मिल जाएगा, डी डी कैंसिल होकर 3a मिल जाएगा, और इसको एंगल्स का रेशियो ही मानिए आप लोग, ओके, एंगल्स का रेशियो मानते हो तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 3a बराबर 180 डिग्री, तो a का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, ये तो मिडल वन है ना, तो ये 60 डिग्री होगा। फिर उसके बाद में बाकी दोनों वैल्यूज का सम कितना होगा, बाकी दोनों एंगल्स का सम कितना होगा आपका, दोनों एंगल्स का सम होगा 120 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री तो यही हो गया है, 180 बनाने के लिए दोनों का जोड़ आपका 120 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। बाकी दोनों का सम कितना होगा, 120 डिग्री होगा। उसमें से जो एक वैल्यू होगा वो 60 डिग्री से कम होगा, और जो दूसरा वैल्यू होगा वो 60 डिग्री से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 4 6 रखता हूं तो एक वैल्यू 4 से कम है और एक वैल्यू 4 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 60 डिग्री बीच की वैल्यू है, तो एक वैल्यू 60 से कम होगा और एक वैल्यू 60 से ज्यादा होगा। इतना समझ गए आप लोग? बस इतना याद रखना कि मिडल वैल्यू ऑलवेज 60 डिग्री रहेगी आपकी, मिडल वैल्यू इज ऑलवेज 60 डिग्री रहेगी, और बाकी दोनों एंगल का सम कितना होगा, 120 डिग्री होगा, जिसमें से एक एंगल 60 डिग्री से कम होगा और एक एंगल 60 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, The angles of our triangles are in AP arithmetic progression if measure of the smallest angle is 50 degree less than the
लेस देन दैट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल इन डिग्रीज। चलिए सवाल देखिए, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी एपी में है, ओके, एपी में यदि सबसे छोटे कोण का माप, यदि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है, सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है, सबसे छोटा कोण, मैं काम करता हूं, सबसे छोटा कोण मान लेता हूं मैं एंगल ए को, ओके, और सबसे बड़ा कोण मान लेता हूं एंगल सी को। तो जो सबसे छोटा कोण है वो क्या है, सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एंगल सी माइनस एंगल ए बराबर कितना मिल गया आपको, 50 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया, पर एक काम कीजिए, थोड़ा मेरे को अच्छा दिखना चाहिए, तो मैं काम करता हूँ इसको उल्टा कर देता हूँ, सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटा कोण में एंगल सी और सबसे बड़ा कोण एंगल ए को मान लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, एंगल सी बराबर एंगल ए माइनस 50 डिग्री, ओके। तो एंगल ए माइनस एंगल सी कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। अब मुझे दोनों कोण का डिफरेंस है, एपी में है तो मैं जानता हूं कि मेरे एंगल बी की वैल्यू तो 60 डिग्री है भाई, अगर 60 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण का सम कितना होगा, ये तो 120 डिग्री होगा ना। और आपको मैंने ऐसा इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया हुआ है, देखो फिर से एक बार बता देता हूं मैं, यहाँ पे साइड में नोट कर लो, इफ x प्लस वाई बराबर a एंड x माइनस वाई बराबर b, तो यहाँ पे आपको x का मान क्या मिल जाएगा, a प्लस बी बटा में 2, और y का मान क्या मिल जाएगा, a माइनस बी बटा में 2, ओके। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण मैंने a को माना है, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, इन दोनों का सम करके 2 से भाग दे दूं, तो 50 प्लस 120 170 बटा में 2 कितना मिल जाएगा, 2 अटे 16 2 पचे 10, 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नंबर 12 क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया है, किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष्ठ कोण का माप, मतलब एक्सटीरियर एंगल का मान 121 डिग्री और 104 डिग्री है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या है, द एक्सटीरियर एंगल obtained on producing the base of a triangle in the both ways are 121 degree and 104 degree, then what is the measure of a largest angle of a triangle। कुछ नहीं, जैसा जैसा बोला वैसा कर दो बच्चों, ठीक है, और मैं वैसा करूंगा भी। ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ट्रायंगल का कलर फील होता है क्या, नहीं होता, आज इसका कलर फील होता है ना, मजा आता है इसको करने में, थोड़ा इसको रंगता हूं मैं, ठीक है, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है ये। चलिए आइए, मैंने इसको आगे से आगे एक्सटेंड किया, इसको क्या हो गया, चलो, अरे बाप रे, एक क्वेश्चन में टाइम जाएगा क्या, चलो मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड किया, तो मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड किया, चलो ठीक है। अब दोनों साइड के एंगल्स का माप दिया हुआ है, कितना माप दिया हुआ है देखिए, एक माप दिया हुआ है 121 डिग्री और एक माप दिया हुआ है 104 डिग्री। चलिए, और पूछा गया ट्रायंगल के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी भी आपको बताई थी, लेकिन उसके ऊपर आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं वो प्रॉपर्टी अभी डिस्कस नहीं करूंगा आपसे। अगर ये 121 है तो टोटल तो 180 होता है, तो ये आपका कितना बन जाएगा बताइए, ये आपका बन जाएगा 59 डिग्री और ये आपका बन जाएगा 76 डिग्री, ठीक है। ये 59 है, ये 76 है, तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल आपका कितना होगा जोड़ने पर, देखिए ना, देखो जोड़ना कैसे है मैं सीधे बताता हूँ, देखो 9 6 कितना बन जाएगा, 9 6 बन जाएगा 15, ओके, 9 और 6 15 बन जाएगा। अब 180 में लास्ट में आता है 0, तो 15 में
5 और जोड़ोगे तब तो यूनिट डिजिट आपको 0 बनेगा, तो ये 5 5 बन जाएगा, 7 5 12 बन जाएगा। ओके, ये आप देखो 9 6 15, 15 5 20, 2 का कैरी लग गया है, 7 5 12 2 16, 16 में कितना जोड़ोगे? 7 5 12, 12 2 14, 14 में कितना जोड़ोगे? 4 और जोड़ोगे तो आपका 45 डिग्री। ऐसा समझ गए ना, तो माइनस करके अपना निकाल लेना। सबसे बड़ा एंगल 76 डिग्री है, समझ गए? ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, सिंपल ही है सब। चलिए अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। नाम डालिए नेक्स्ट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे सवाल बन के आते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट, चलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। चलिए आप भी ड्रॉ कीजिए मेरे साथ, बैठे क्या हो? अरे करो बच्चों, चलो देखो मैं तो ट्रायंगल को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ लाइन के ऊपर ना, ताकि लाइन बराबर खींच सकूं मैं। चलो कोई नहीं, देखो ये एक मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल को नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से अब खींचा एंगल बाइसेक्टर। मैंने काम करता हूँ डैश डैश वाले लेता हूँ। अब मैंने यहां से खींचा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मैंने यहां से खींचा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। फिर मैं यहां से खींचता हूं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, जो आगे जाके इस पॉइंट पे मिलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब एक है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखो ये ए बी सी, ये आपका हो गया पॉइंट डी, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है कि यहां पे जो एंगल बनेगा ना, यहां पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी एंगल ए का आधा एंगल, जितना एंगल यहां बनेगा उसका आधा एंगल यहां बनेगा। समझ गए आप लोग? ये होता है, ये होगा आपका अगला कंसेप्ट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि अगर एक ट्रायंगल में एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट डी पे मिलते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस एंगल की वैल्यू क्या होगी। समझ गए? ओके, तो अब इसका प्रूफ भी निकाल निकाल दूं मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंगल डी इट इज इक्वल्स टू एंगल ए बाय 2, ठीक है। मैं इसका प्रूफ भी निकाल देता हूँ, तो एक काम करते हैं, मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखो मैं प्रूफ ना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे, नहीं तो कोचिंग सेंटर्स में प्रूफ बताया नहीं जाता आपको, समझ गए? कोचिंग सेंटर्स में प्रूफ बिल्कुल भी नहीं बताते वो लोग, सीधा बोलते हैं पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो याद करना है करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। समझ गए? चलिए ये आपका क्या है, दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अरे यार क्या हो गया, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल आपका होगा बी बाय 2, ये एंगल भी आपका होगा बी बी बाय 2। अब देखिए ये एंगल आपका सी हो गया, ये एंगल हो गया आपका एंगल सी हो गया, ये यहाँ पे टोटल कितना बच रहा है एंगल, ये टोटल एंगल है 180 माइनस सी। अब आधा आधा तो 180 माइनस सी बटेगा ना, तो इसका आधा कितना बच जाएगा, 90 माइनस सी बाय 2। मतलब हर एक एंगल क्या है यहाँ पर, 180 माइनस सी बाय 2 है, सॉरी 90 माइनस सी बाय 2 है, क्या है यहाँ पर ये 90 माइनस सी बाय 2, और यहाँ पे कितना है ये 90 माइनस सी बाय 2। यहाँ पे इसको नाम दे देता हूं मैं एंगल डी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब ध्यान से ट्रायंगल बी डी सी को देखो, अब ध्यान से ट्रायंगल बी डी सी को देखो, ठीक है। ट्रायंगल बी डी सी को ना ध्यान से देखो आप लोग, बी डी सी के ट्रायंगल में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल बी डी सी, आपको एंगल बी बाय 2 दिख रहा है, एंगल डी दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है एंगल। तो ये क्या मेरे को इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं दिख रहा है, ये क्या ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है 90 माइनस सी बाय 2, है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं, बी बाय 2 प्लस डी बराबर 90 माइनस सी बाय 2, बी बाय 2 वहां भेज दो, 90 माइनस सी बाय 2 माइनस बी बाय 2। अब मेरे को इसमें से वैल्यू निकालना है, खत्म बात। मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है,
कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 डिग्री होगा। सबको 2 से भाग दे दो, कितना मिल जाएगा? ये a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री। बाकी b/2 c/2 वहां पे भेज दो ना यार। तो a/2 बराबर 90 डिग्री माइनस b/2 माइनस c/2। तो देख रहे हो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका? a/2 मिल गया। तो d इक्वल्स टू a/2, एंगल के फॉर्म में निकलो, एंगल d इक्वल्स टू एंगल a/2। खत्म बात। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कंसेप्ट था, याद रहेगा। अभी मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया है पूरा का पूरा। ओके, चलिए, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको? एंगल a/2। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अभी हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तो छोटा करो क्या? क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया देखिए। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में एडी कोण सीएबी का द्विभाजक है। सम नहीं आया वहां पे। ओके, समद्विभाजक है। चलो, द्विभाजक भी बोलते हैं उसको। ओके, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीएबी। ओके, एंड बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीबीएफ। सीबीएफ का ये बाइसेक्टर है, मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? यदि सी पर बने हुए कोण का मान कितना है? 34 डिग्री है। तो एडीबी का कोण कितना होगा? सीधी सी बात है, इसका आधा होगा, 17 डिग्री होगा। अब भी तो कंसेप्ट देखा हमने, खत्म। ये सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, देख रहे हो? इतना सीधा 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 आंसर, अगर कंसेप्ट पता हो तो। नहीं पता हो तो भैया फिर लगाते बैठो। ये 34 डिग्री है, फिर सोचोगे यार रू का होगा, ये एंगल बाइसेक्टर दिया है, फिर एंगल आधा आधा करोगे, सॉल्व करोगे, कहाँ दिमाग लगाओगे? चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसलिए जो भी मैं प्रॉपर्टीज वगैरह बताता हूं उनको अच्छे से याद करना आपकी जिम्मेदारी है। समझ गए आप लोग? चलो सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लो इसको। सवाल लिखा हुआ है, बी का आंतरिक की एंगल एबीसी में बी का आंतरिक कोण और सी का बाह्य कोण, मतलब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, किसी पॉइंट डी पर मिलते हैं। अगर ये 15 डिग्री है, ओके, तो एंगल ए का मान पूछा, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। एंगल ए का मान कितना होगा? अगर ये 15, तो ये इसका दुगना होगा ना यार, 30 डिग्री। खत्म बात। ये एसएससी सीजीएल प्री का पूछा हुआ सवाल है, 2 मिनट में आंसर मिल रहा है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इसका फिगर तो हमको ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। चलो सवाल क्या दिया गया है? ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में क्या बोला गया है? भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। चलो, ए बी सी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाने को बोला है, बढ़ा दिया करो, तू मैं ना किया करो। चलो ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ये? फिर बोल रहा है एबीसी और एसीडी के समद्विभाजक, मतलब दोनों के बाइसेक्टर्स कहाँ मिलते हैं? एक पॉइंट ई पर मिलते हैं। ओके, दोनों के बाइसेक्टर्स एक पॉइंट ई पर मिलते हैं। चलिए फिर क्या बोला है ये? एक पॉइंट ई पर मिलते हैं। फिर बोला गया है बी सी का मान 35 डिग्री है। तो ए बी सी, अब क्या पूछ लिया इसने? ए बी सी का मान पूछ लिया, ठीक है। अब इसका मान पूछ लिया इसने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 35 डिग्री है तो ये जाहिर सी बात है ये 70 डिग्री होगा। कितना होगा? ये 70 डिग्री होगा। और क्या बोला? ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया गया है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। 180 के लिए यहाँ पे 110 बच गया है ना, तो ये 55 होगा, ये आपका 55 होगा। तो एंगल एबीसी का मान क्या है यहाँ पर? 55 डिग्री। खत्म, सवाल खत्म, पैसा हजम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, आइए। सवाल जितना मुश्किल दिखता है ना, सवाल उतना मुश्किल होता नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए सवाल क्या दिया गया देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ए सी बी का आंतरिक कोण और ए बी सी का बाह्य कोण बिंदु डी पर मिलते हैं, तो बी डी सी का मान बताइए। बी डी सी मतलब
इस एंगल का मान बताना है। चलो कुछ नहीं, मैं फिगर को बड़ा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्या बार बार वहां से काट के लाऊं जब मालूम है कि क्या हम लोग को पता करना है। चलिए ठीक है, क्या क्या गिवन है, ये गिवन है, ये आपको गिवन है। ओके, जब ये दोनों आपको गिवन है तो आपको पता क्या करना है। चलो देखो, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि दोनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री प्लस ए होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 130 प्लस 105 है, इसका टोटल कितना बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा 235 डिग्री। कितना बन जाएगा ये आपका? 235 डिग्री बन जाएगा। ओके, अब ये 235 डिग्री है, तो 235 डिग्री मतलब ये क्या है? 180 प्लस ए है ना, ये 180 प्लस ए है, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है? 100, इन दोनों एंगल का सम 180 प्लस ये होता है। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको पहले सिखाया हुआ है। तो ए का मान कितना मिल जाएगा? 235 माइनस 180 मतलब 55 डिग्री मिल जाएगा आपको। ओके, तो इसका मान कितना होगा? 55 डिग्री होगा। अगर 55 डिग्री है तो ये एंगल इसका आधा होगा, कितना होगा? 27.5 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप लोग यहाँ पे 180 का यहाँ पे ये दोनों एंगल्स निकाल के एक ही वैल्यू फाइंड करके इसको निकाल सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, सीधा कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसकी पीडीएफ की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सिर्फ आपको सर्च करना है अंकुश मिश्रा मैथ्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय, जय हिंद, जय भारत। और एक बात याद रखना कि आपको रिवीजन 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 करना है, करना है, करना है। अगर आप में से किसी को गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटरशिप चाहिए, तो वो व्हाट्सएप पे ना सिर्फ वो व्हाट्सएप मुझको पर्सनली मैसेज भी भेज सकता है। ठीक है, तो मैं उसको पर्सनली गाइडेंस भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।